अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। पिछले 40 क्वेश्चन का पेपर अपन ने तैयार कर लिया था, वो आपको वीडियो में मिल गया होगा। अब नए वीडियो में अपन 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समांतर है तथा वे वर्त के केंद्र के एक ही तरफ है। तो सबसे पहले एक वर्त का निर्माण कर लेते हैं। ये मान लो अपन ने एक वर्त बना दिया यहाँ, ठीक है, और इसमें दो जीवाएं लेनी है। एक ये है ए बी और दूसरी है, ये केंद्र है, केंद्र बिंदु सी डी, सी और डी बिंदु। अब यहां से देखो ए बी की दूरी दे रखी है कितनी, ए बी की दूरी है 6 सेंटीमीटर और सी डी की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो यहां जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे सबसे पहले प्रूफ में। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहां देखो केंद्र बिंदु है, इसके साथ केंद्र के एक ही तरफ दोनों जीवाएं बता रखी है। तो केंद्र बिंदु कौन सा है, ओ बिंदु है, जिसके दोनों तरफ है, एक ही तरफ है दोनों जीवाएं ए बी और सी डी, केंद्र के एक ही तरफ है। यदि ए बी और सी डी के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी हो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले ऐसा करूं कि इसके ऊपर ये लंब डाल दूं एक तो, और यही लंब कहां, बीसी पर डल जाएगा, एक ही रेखा आ जाएगी ये वाली, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये अगर टोटल 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 और 6 में डिवाइड हो गई लंब समद्विभाजक करते ही। लंब समद्विभाजक यही करेगा, ओ बिंदु से लंब समद्विभाजक करेगा तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा इसको। और यहाँ देखो ए बी जो रेखाखंड है उसको अगर मैं लंब डालूंगा ओ, या यहाँ कोई भी बिंदु ओ के साथ में पी ले लो, ओ पी, और यहाँ जी ले लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ओ से लंब डालता हूँ ए बी पर, तो वो दोनों अलग अलग समान रूप में बांटेगा, 3 और 3 में हो जाएगा, 6 है ये टोटल। तो ये हो गया ओ ए पी प्लस पी बी कितना हो गया, 3 + 3 6। फिर इसी प्रकार सी जी प्लस जी डी कितना हो गया, 6 और 6 12। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 है, 3 सेंटीमीटर है ये। और अब यहां से देखो क्या निर्माण कर रहा हूं, रचना में कुछ लिखेंगे अलग अपन, जैसे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, वर्त की त्रिज्या। तो कहने का मतलब मैं वर्त की त्रिज्या का निर्माण कर रहा हूं, यहां से सी से मिला दिया इसको और यहां से मैं ए से मिला दिया इस वाली रेखा को। ये दो त्रिभुज बन गया हमारे पास में, एक बन गया ओ समकोण त्रिभुज ओ जी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज ओ पी ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज लेकर चल रहा हूं। उत्पत्ति में, रचना में अपन ने क्या किया वो लिख देंगे, ओ को सी से मिलाया और ओ को ए से मिलाया। तो यहां उत्पत्ति में देखो त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, कौन से की, त्रिभुज ओ जी सी में यहां 90 डिग्री कौन सा है हमारे पास, एंगल जी है 90 डिग्री, एंगल जी बराबर 90 डिग्री। जो भी बात करेंगे समकोण त्रिभुज में बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। उस हिसाब से ये वाला जो त्रिभुज बन गया है, इसमें कर्ण तो हमें सबसे लंबी भुजा ओ सी है, फिर आधार अपना सी जी है और लंब अपना कौन सा है, ओ जी है, मिल गया। अब यहां देखो त्रिभुज में बात करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ओसी का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर बराबर, यहां मान लो ओसी को मैंने एक्स मान दे दिया और इसको वाई मान दे दिया, ठीक है। क्योंकि एक्स का और वाई का मान हम ज्ञात करेंगे तभी अपने पास ये एक्स की त्रिज्या आएगी। वर्त की त्रिज्या कहां से आएगी, जब एक्स का मान आएगा तभी त्रिज्या आएगी हमें। तो यहां ओसी बराबर ओ या सी जी का स्क्वायर प्लस ओ जी का स्क्वायर। अब जो भी मान दिए हुए हैं वो पुट कर देंगे, ओसी का मान x है तो x का स्क्वायर बराबर सी जी का स्क्वायर, सी जी का स्क्वायर देखो 6 है यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर प्लस ओ जी का स्क्वायर, ओ जी कितना है, y है हमारे पास, तो इसका y का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दूं। अब इसी प्रकार काम करेंगे दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज है अपना कौन सा, ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ए ओ पी, जहां पी क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए पी ओ में एंगल पी बराबर है 90 डिग्री। तो वही पाइथागोरस इसमें पर में काम में लेंगे, कौन सा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस ये वाला टोटल ओ पी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब यहां देखो ओ ए का स्क्वायर है,
ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ ये 6 वैल्यू कौन सी है, इस वाले पार्ट की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है ये 6 वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में। ये तो दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें ओ ए का मान, ओ ए का मान अपन ने कुछ नहीं, ये का सेम रख देंगे, मान हमें ज्ञात करना है। ये तो एक्स ही आएगा, ये भी तो एक्स ही आएगा, जितनी ये वाली त्रिज्या है उतनी ये वाली त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या समान है, तो इसका मान भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ये वाला भी। और यहाँ ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू देखो पी के इस तरफ भी 3 मान है, इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर है दोनों का मान, तो ये 3 रख दूंगा मैं यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। अब देखो ओपी कैसे डिफाइन करेंगे अपने पास, ओपी के अंदर देखो पी से जी तक की वैल्यू तो 3 सेंटीमीटर है, ओपी को मैं कुछ इस तरह से तोड़ सकता हूं दो भागों में, ओपी बराबर ओ जी प्लस जी पी। तो ओपी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ओपी बराबर ओ जी की वैल्यू वाई प्लस जीपी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओपी की वैल्यू टोटल आ गई है कितनी, वाई प्लस 3 सेंटीमीटर, वो रख देंगे इसमें, ओपी की जगह रख दिया मैंने वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखो ओ ए का स्क्वायर अपन ने एक्स माना था, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, एक फॉर्मूला काम में लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए का मान वाई इंटू बी का मान 3, ठीक है। यहां तक की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर 9 और उसके साथ देखो 9 वैल्यू ये है, 9 और 9 कितना हो गया 18 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 को ऐड किया 18 हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6y हो गया। अब यहां देखिए इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, इनकी दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहां रख सकते हैं इसका मान समीकरण 2 में। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 की बात कर रहा हूं, यहाँ क्या आएगा, इस वाले मान की जगह ये वाला मान लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 18 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। यहां देखो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, इस तरफ भी वाई स्क्वायर, इस तरफ भी पॉजिटिव है, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इसको इस तरफ ले आओ माइनस में और माइनस प्लस घटा दो यानी कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट अगर दोनों तरफ सेम अंक है, यहाँ पर सेम अंक आता है और सेम साइन आता है, यहाँ प्लस या प्लस आता है दोनों तरफ या माइनस माइनस आता है, तो ये कैंसिल आउट डायरेक्ट भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखो 36 आ गया ऐसा का ऐसा, ये 18 वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस में आएगी, और इस तरफ क्या बच गया 6y बच गया, 36 में से 18 गया तो 18 बच गया, वैल्यू बच गई हमारी 18, और इस तरफ कितना बच गया 6y बराबर 6y। हमें y का मान चाहिए तो जो चीज मल्टीप्लाई में उसका लग जाएगा भाग, तो 18/6 बराबर y बराबर कितना आ गया 3 मान आ गया, y बराबर 3, इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं 3। अब y का मान 3 मैं अगर समीकरण 1 में रख दूं, y का मान 3 यहां पर समीकरण 1 में रख दूं तो कौन सा मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा कोई ना कोई। तो देखो मैं यहां पर y का मान रख रहा हूं, y का मान y बराबर 3 इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है। तो 1 में पुट किया तो यहां एक्स स्क्वायर बराबर, हमें x का ही मान चाहिए क्योंकि ये त्रिज्या चल रही है x और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो दोनों की x वैल्यू चाहिए हमें, y का तो आ गया लेकिन x की वैल्यू कहां से आएगी, जब यहाँ मैं y की वैल्यू रखूंगा तब आएगी, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो 36 प्लस 9 एक्स स्क्वायर बराबर 36 और 9 को ऐड किया तो 45, स्क्वायर हटाऊंगा इस तरफ से तो दूसरी तरफ क्या जाएगा रूट चला जाएगा, तो ये हो गया रूट। अब यहाँ हमारे पास में देखो 45 आ गया, इसको थोड़ा सा सरल रूप में और बना लेते हैं, तो x बराबर 45 को 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 9 का वर्ग हो गया 3, तो 3 तो आ जाएगा बाहर और 5 रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला मान x का आ गया, यानी ये जो त्रिज्या थी अपनी वो कितनी आ गई 3√5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक वृत्त की रचना करेंगे, वृत्त में ही बनेगा जीवा, ठीक है। ये अपन ने कोई ए बी
जीवा ले ली और ये अपना केंद्र बिंदु O है कोई, ठीक है। एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब, लंब डाला इसका मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। समद्विभाजक किसको, जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मैंने कोई बिंदु यहाँ M डिनोट कर दिया, यहां से यहां A पर और यहां से B पर, O से A पर और O से B पर मैंने कोई दो रेखाएं बना दी है, ये अपना रचना में काम आया। तो यहां देखो दिया हुआ क्या है, दिया है अपना कि ये AB तो क्या है हमारे पास, जीवा है, AB क्या है, एक जीवा है, और O केंद्र है, O क्या है, केंद्र है, और O से M क्या है, O से M AB पर लंब है, इसका मतलब OM लंब हुआ किस पर, AB पर, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये AM बराबर होना चाहिए किसके, MB के या BM के, AM सिद्ध करना है, AM बराबर होना चाहिए किसके, MB के। तो उत्पत्ति देखो क्या लेकर चलेंगे हम, सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कौन सा, पहला त्रिभुज AMO, दूसरा OMB, ठीक है। तो त्रिभुज AMO वह दूसरा त्रिभुज है हमारा OMB में, इन दोनों में बात करेंगे। तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एक तो, दूसरी बात OA बराबर होगा हमेशा OB के, क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही वर्त के क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं एक ही वर्त में हम यहां से यहां खींचो या यहां से यहां खींचो या यहां से यहां खींचो, सभी जगह क्या आएगी, समान आएगी त्रिज्या। इसलिए अपन यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं एक बात तो ये कि ये क्या है, OM तो क्या है, एक OM तो क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है ये OM रेखा दोनों त्रिभुजों में काम ले रहे हैं, तो OM तो हो गई अपनी उभयनिष्ठ रेखा। उसके बाद देखो OA बराबर होगा OB के, OA बराबर होगा OB के, क्यों, क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। OA बराबर हो गया OB के। अगर हमें प्रूफ करना है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, तो हमें दो चीजें तो कंटिन्यू दिखानी पड़ेगी, एक तो एंगल और एक भुजा बराबर होगी, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। दो भुजाएं अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहां देखो एक एंगल भी बराबर हो रहा है, कौन सा, OMA बराबर होगा OMB के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, लंब समद्विभाजक है, 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल OMA बराबर होगा एंगल OMB के, और कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि लंब डाला है कहां, OM लंब है किस पर, AB पर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक सर्वांगसम त्रिभुजों का निर्माण हो गया, दो त्रिभुजों में क्या हो गई, सर्वांगसमता सिद्ध हो गई। इसका मतलब त्रिभुज AMO सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज OMB के। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं भी क्या है आपस में, दोनों ये भी बराबर होगी, अतः AM किसके बराबर आ गया, MB के बराबर आ गया, तो AM बराबर हो गया BM के। और यही क्या था हमारा जो सिद्ध करने वाला मान था, वो यही तो था, AM बराबर MB, AM बराबर MB या BM, ठीक है। तो ये हेंस प्रूव हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि जो दिया हुआ क्या है, सिद्ध करना क्या है, ये सब चीजें सबसे पहले फॉर्मूले से इस तरीके से लिखेंगे चारों चीजें। हम रचना क्या करें, रचना वो होती है जो हमारे द्वारा इनमें रेखाएं खींची जाती है, या जो दिया हुआ है उसके अतिरिक्त अपन इस डायग्राम में काम कर रहे हैं, वो किस में आएगा, रचना में आएगा अपना। तो ये जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया है यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। आकृति में कुछ कोणों को ABC और D से चिन्हित किया गया है, इन कोणों को या इन कोणों की माप ज्ञात करनी है। कहने का मतलब हमारे पास में ABC और D दिए हुए हैं, चिन्हित किया हुआ है इन आकृतियों में, और इन कोणों की माप हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले दिया है दो वर्त है, उन्हीं में दो चतुर्भुज है, एंगल A है, B है और एंगल C है और एंगल D है, ये दिए हुए हमें, ये माप दी हुई है, तथा एंगल A या एंगल कैपिटल A बराबर 65 डिग्री और कैपिटल F बराबर 91 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है एंगल A, ये तो केवल बेसिकली दिया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है, ये सब तो क्या है, चिन्हित किए हुए हैं, जबकि हमें क्या करना है, इन चिन्हित किए हुए मानों की माप देखनी है, एंगल B की माप देखनी है, एंगल C की माप देखनी है और एंगल D की माप देखनी है कि कितनी होगी। तो देखो उत्पत्ति में क्या करेंगे हम,
सबसे पहले हमें पता है कि एंगल ए का मान इस एंगल कैपिटल ए के बराबर होगा, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। अतः मैं डायरेक्ट कह सकता हूं इसमें एंगल ए बराबर होगा कैपिटल एंगल ए, यानी कि कितना 65 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण की माप बराबर होती है किसके? अंतराभिमुख कोण के, अंतराभिमुख कोण के। बहिष्कोण की माप जो होती है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होती है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं सी वाला एंगल एफ के बराबर होगा। सेम यही मान करेंगे, एंगल सी स्मॉल सी इज इक्वल टू एंगल एफ यानी 91। तो इसका मान हो गया, यही सेम बहिष्कोण होता है अंतराभिमुख कोण के, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला है, इसके बराबर होगा। हमारे पास दो माप है, अब देखो ए बी सी और डी सबका मान तो 360 होता है। अब जो सामने आमने सामने चक्रीय जो चतुर्भुज होता है उसके आमने जो सामने के जो एंगल होते हैं ए प्लस डी का मान हमेशा 180 होगा, और यहाँ सी और प्लस बी का मान भी 180 के बराबर होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के एंगल हैं। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी होगा अपना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के कोण है। ठीक है, अब देखो यहां हमारे पास ये वाला आ गया, इसको समीकरण में 1 दे सकता हूं। देखो ए का एंगल है हमारे पास में कितना 65, तो डी का निकल जाएगा यहां से। तो देखो ए एंगल की जगह मैं 65 वैल्यू ले लेता हूं, प्लस का एंगल डी बराबर हो गया अपना 180 डिग्री, और एंगल डी हमें चाहिए तो 180 में से मैं क्या करूंगा 65 को इस तरफ ले जाकर लेस कर दूंगा। कितनी वैल्यू बच गई? 115 बच गया। ठीक है, 115 डिग्री आ गया, किसका मान? एंगल डी का मान आ गया। एंगल डी आ गया, एंगल ए अपना आ ही गया था। यहां देखो एंगल ए ये रहा 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण की माप होती है वो अंतराभिमुख कोण के माप की बराबर होती है। यहां हमारे डी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार देखो कौन सी वैल्यू ज्ञात करेंगे अपन? इसी प्रकार हम सी की और डी की भी, बी की भी ज्ञात कर लेंगे। यहां वैल्यू हमारी हो गई, देखो यहां बी और सी का मान, एंगल सी प्लस एंगल बी का मान होगा 180 डिग्री। वही रीजन चक्रीय चतुर्भुज के कोण। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण सामने सामने के एंगल है, इसलिए आमने सामने एंगल इसके लिए 180 डिग्री हो गया ये। अब यहां देखो सी एंगल है वो किस एंगल के बराबर होगा? 91 डिग्री के। ये देखो सी एंगल है वो 91 हो गया, अंतराभिमुख कोण बहिष्कोण के बराबर। ठीक है, ये आपके प्रमेय भी है। तो यहां देखो सी की वैल्यू रख दूंगा मैं 91 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 91 को इस तरफ ले जाकर क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, क्योंकि ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 91 डिग्री। एंगल बी आ गया अपना स्मॉल बी इज इक्वल टू, देखो 9 इसमें से रह गया, 80 इसमें से, तो 89 बन गया। 89 डिग्री आ गया, किसका मान? बी का मान। इस प्रकार से हम ए बी सी और डी का डिफाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। तो देखो सबसे पहले तो एक वर्त का निर्माण करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्त में बाहर बिंदु से, एक वर्त के बाहरी बिंदु से हमें दो स्पर्श रेखाओं का निर्माण करना है। तो सबसे पहले एक वर्त का निर्माण करेंगे, जैसे ये एक अपना वर्त हो गया, और इस वर्त से केंद्र बिंदु O है इसका, इस वर्त से कोई बिंदु अलग बाहर की तरफ मैंने कोई P बिंदु ले लिया, जिससे इस वर्त की स्पर्श रेखा, जहां दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में मिल रही है, एक ही बिंदु से, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब हमें यह पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है जहां कहीं भी, वहां त्रिज्या का एंगल कितने डिग्री पर बनता है? हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। केंद्र से स्पर्श रेखा तक हमेशा लंबवत रेखा होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ए ले लिया और यहाँ पे कोई बिंदु बी ले लिया, जहां इन दोनों में क्या है? ये लंबवत रेखाएं हैं, दोनों क्या है? हमेशा लंबवत रेखा होगी। और बिंदु ओ को मैंने पी से मिला दिया, ओ को
P से मिला दिया। अब इस प्रकार के त्रिभुज में देखो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, यहां देखो दिया है, क्या दिया हमें, वर्त के बाहर कोई बिंदु है P और वर्त के अंदर दो स्पर्श रेखाएं, वर्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं दी हुई है। कहने का मतलब हमें दिया हुआ है A और B पॉइंट रख लो या कोई अदर भी आप पॉइंट इनको रख सकते हो। जैसे वर्त के बाहर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा होगी A और B, कहने का मतलब PA और PB। तो वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, इन दो जो स्पर्श रेखाएं हमारी, ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई हमेशा क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों की लंबाई क्या आनी चाहिए, बराबर। यानी सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है PA का मान बराबर होना चाहिए PB के। यही सिद्ध करना है, इन दोनों जो रेखाएं स्पर्श रेखाएं उनकी लंबाई क्या आनी चाहिए, हमेशा बराबर आनी चाहिए। अब यहां देखो हमारे पास में क्या है, हमने निर्माण किया किस चीज का, दो स्पर्श रेखाएं थी हमारे पास, तो सिर्फ हमने कुछ रचना भी की है। रचना क्या की है, हमने अपनी तरफ से क्या बढ़ाया है, एक तो अपन ने O को A से मिला दिया है स्पर्श बिंदु और O को B से मिला दिया है। हमने क्या किया है, O को A से मिलाया और O को B से मिलाया, कोमा O को P से भी मिलाया अपन ने, O को बिंदु P से मिलाया। इन सबसे हमने क्या किया है, बिंदु O को मिला दिया है। ठीक है, अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। कौन सा, पहले वाला बन गया OAP और दूसरा बन गया OBP। ठीक है, अब उत्पत्ति में हम वही काम में लेंगे, त्रिभुज OAP व दूसरा त्रिभुज OBP में अपन इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो देखो आपको सबको नजर आ रहा होगा, हमेशा स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये वाली भी कहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OAP बराबर होगा OBP के एंगल। ठीक है, तो यहां एंगल OAP बराबर होगा एंगल OBP के। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या से लंबवत होती है हमेशा, इसलिए लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल। अब देखो हमारे पास में एक ऐसी रेखा भी है जो दोनों को बराबर या दोनों में उभयनिष्ठ है। OP एक ऐसी रेखा है जो इस त्रिभुज में भी काम में आ रही है और इसमें भी काम में आ रही है। हम देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, तब हमें यह मिल जाएगा कि ये OAP जो रेखा है वो BP रेखा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास में है OP रेखा किसके बराबर है, OP के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखो तीसरी क्या बच गई, तीसरा एक एंगल बच गया। कौन सा, अब ये एंगल बचा है, ये देखो OB जो रेखा है वो OA के बराबर होगी, क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, कहीं पर भी खींच लो एक ही वर्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है आपस में। तो यहाँ OA बराबर हो गया OB के, तो एंगल OA या OA रेखा बराबर हो गई OB के, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। अब ये तीन चीजें सिद्ध हो गई, इसका मतलब त्रिभुज तो सर्वांग सम हो गया है। कहने का मतलब त्रिभुज OAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBP के। ठीक है, और अगर ये सर्वांग सम हो गया, अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं इसकी ये वाली भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब AP बराबर PB होगा। ठीक है, या PA बराबर PA बराबर होगा PB के, जो कि हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था, PA बराबर PB लाना था, PA बराबर PB आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रम से 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हमें दो वर्त का निर्माण करना है, एक बड़ा वर्त और एक अपना छोटा वर्त। इसी के अंदर एक
छोटा वर्त है जो 3 सेमी त्रिज्या का है, केंद्र बिंदु दोनों का एक होगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, यहां एक स्पर्श रेखा का निर्माण है, स्पर्श करती हुई उस जीवा, कहने का मतलब बड़े वाले वर्त की एक जीवा है जो छोटे वर्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और यहाँ केंद्र बिंदु O है, A और B कोई जीवा है हमारी, जो सेकंड वर्त है। अब देखो यहाँ से केंद्र बिंदु O से बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो होगी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ O से मैं छोटे वर्त की अगर त्रिज्या लूं, या फिर दूसरे रूप में ये कहूं कि O बिंदु से मुझे यहाँ लंब समद्विभाजक रखना है, त्रिज्या लूंगा मैं, तो देखो यहाँ दूसरे रूप में ये कह सकता हूँ कि यहाँ लंब समद्विभाजक कर दूंगा इसका। कहने का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, लंब होगा यहाँ पर। ये यहाँ कोई वैल्यू ले लेता हूँ मैं m अदर वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ छोटे वर्त की जो त्रिज्या है ये इतनी त्रिज्या, ये कितनी हो जाएगी, छोटे वर्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गई अपनी 3 सेंटीमीटर। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया OAM से, जहाँ समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अपन किस चीज से डिफाइन करेंगे, कोई भी वैल्यू होगी वो समकोण त्रिभुज में अगर भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया है 2 वर्त, फर्स्ट वर्त की त्रिज्या कैपिटल R है अपनी 5 सेंटीमीटर और स्मॉल r है अपनी 3 सेंटीमीटर। एक जीवा है AB, जीवा क्या है, AB है, AB जीवा है। हमें इस जीवा की लंबाई ही ज्ञात करनी है, सिद्ध करना है जीवा की लंबाई या AB बराबर ज्ञात करना है, हमें AB बराबर हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि यहाँ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अगर मैं AM निकाल लूं, लंब समद्विभाजक किया है, OM रेखा है वो AB को क्या किया है, लंब समद्विभाजक किया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि AM मिल जाए तो मैं उसका 2 से मल्टीप्लाई करके MB भी निकाल सकता हूं, कहने का मतलब टोटल AB आ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, रचना क्या की है अपन ने की है कि O से या OM अपन ने लंब किया है किस पर, AB पर, लंब डाला है किस पर, AB पर। बाकी चीजें दी हुई है अपने को, ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, OA है, और 3 सेंटीमीटर क्या है, OM है। ठीक है, तो उत्पत्ति क्या हो जाएगी इसकी, 2 वर्तों की बात करूंगा तो मैं ये त्रिभुज लेकर चल रहा हूं, कौन सा त्रिभुज OMA में। यहां देखो कर्ण का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। और अगर मुझे आधार निकालना है, ये वाला निकालना है, तो लंब को इस तरफ भेज दूंगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ हमें डिफाइन करना है कि आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है। लंब यहाँ अपन ने डाला था, इसका मतलब ये तो हो गया लंब, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ये कौन सा बच गया, ये आधार बच गया। हमें ज्ञात क्या करना है, ये आधार ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ कर्ण का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन ज्ञात क्या है, आधार नहीं है। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, आधार तो है हमारा AM बराबर, या AM का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, OA का स्क्वायर प्लस माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, OM, तो OM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर बराबर OA की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस OM अपना 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इनको खोल दो, AM स्क्वायर बराबर 5 का रूट 25 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया, 16 बच गया। AM का स्क्वायर आ गया 16। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ AM चाहिए अकेला, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, तो इस तरफ क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, 16 का रूट हो गया 4 सेंटीमीटर। तो AM की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए क्या, AB चाहिए। तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू AM लिख सकता हूँ, 2 इंटू AM की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते ही टोटल AB आ जाएगा। तो AB बराबर क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू AM की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ AB की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें चाहिए था। यही तो चाहिए था AB टोटल, या इसकी जो जीवा थी वही तो चाहिए थी AB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। छोटा क्वेश्चन है, छोटे नंबर में, कम नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आकृति के अनुसार यदि BAC 80 डिग्री हो तो BCP का मान ज्ञात करो। हमें BC और ये P आ गया, इसका मान ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। तो देखो दिया हुआ क्या है वो लिख लेंगे, सिद्ध करना क्या है वो लिख लेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा शॉर्टली मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। आपके एक प्रमेय है 13.4 प्रमेय है। ठीक है, उसमें देखो उनके अनुसार ये क्या कहता है
कि जो वर्तखंड है, जो दिया हुआ वर्त है, ये जो जीवा है, जीवा के साथ जो सामने का जो एंगल बनता है, जीवा के साथ जो सामने का एंगल बनता है, वो जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। या फिर दूसरे रूप में, थ्योरम के रूप में, थ्योरम के शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जीवा द्वारा एक वर्तखंड पर स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला एंगल इस जीवा के सामने वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरम इस प्रकार से है। डायरेक्ट इसका हिंदी में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ तो अपन को वही लिखना है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एंगल ए है वो 80 डिग्री है, और इसके साथ में BC कोई जीवा दी हुई है, और एक स्पर्श रेखा है P और Q, और जो C बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये सब चीज़ें तो दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल BCP का मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले अपन वही लिखेंगे कि एक जीवा के सामने, जीवा पर अंतरित सामने वाला एंगल जितना होगा उतना ही जीवा के द्वारा और स्पर्श रेखा के साथ बना हुआ एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब एंगल BAC का मान जितना होगा, एंगल BAC का मान जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल BCP का मान होगा, BCP का मान होगा। अब यहाँ BAC का मान 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री बराबर एंगल BCP का मान भी 80 डिग्री होगा। और थ्योरम की जो लैंग्वेज है उस रूप में अगर कहें तो जीवा द्वारा या जीवा से बना, जीवा द्वारा वर्त पर स्पर्श रेखा के साथ वर्तखंड, वर्त पर नहीं, वर्तखंड पर, वर्तखंड पर स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, जीवा के साथ बने कोण या वर्त के अंदर की तरफ आंतरिक रूप में बने कोण, जीवा के साथ बने, जीवा के सामने का कोण, सामने के कोण के बराबर होता है। बेसिकली रूप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि इस प्रकार की अगर कोई थ्योरम बड़े रूप में आए तो आप उसको इस तरह से थोड़ा सा हल कर सकें। ठीक है, इसमें से थोड़ा बहुत सीख कर कि एंगल जितना होता है, प्रमेय का जो प्रमेय की जो थ्योरी है वो याद रखनी पड़ेगी हमें, इस थ्योरी के अनुसार ये हल होगा। इसलिए यहाँ जो एंगल बताया हुआ है थ्योरम में, जो वर्ड दिए हुए हैं उन्हीं का यूज करके अपन इसका एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन छोटे रूप में या कम नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। ये देखो थोड़ा सा रेखा चित्र वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रकार पेंसिल वगैरह का यूज करना है। ठीक है, तो देखो एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो देखो स्पर्श रेखा की रचना करनी है और वर्त दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या का, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, स्केल लेकर 2.5 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड खींचना है। ये 2.5 सेंटीमीटर का हमने कोई रेखाखंड खींच दिया। ये क्या है, ये त्रिज्या है। ये क्या है, ये त्रिज्या है किसकी, वर्त की। और इस त्रिज्या के जो एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर और यहाँ रखकर, दूसरी नोक यहाँ रखकर एक वर्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ प्रकार की नोक रखकर, यहाँ पेंसिल की नोक रखकर अपन ने एक वर्त का निर्माण कर दिया यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से कोई वर्त बना दिया अपन ने। ये 2.5 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या का कोई वर्त है, ओ बिंदु है, इसका मान दे दिया मैंने कोई P बिंदु, ये वाला पॉइंट दे दिया कोई P बिंदु। अब हमें क्या करना है, दूसरी स्थिति में रचना की, देखो रचना के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले तो ये प्रकार का काम, पेंसिल का काम करना ही करना है, उसके साथ हमें रचना करनी है। और रचना में हमें पेन से लिखना है, बॉल पेन से लिखना है प्रत्येक चीज जो अपन कर रहे हैं। इसमें इस डायग्राम में जो चीज कर रहे हैं वो आप साथ साथ में लिखते जाना नीचे। ठीक है, उसी के भी नंबर है और इसके डायग्राम और उस दोनों के मिलाकर नंबर मिलते हैं क्वेश्चंस में हमें। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको डायग्राम में हर चीजें बताता जा रहा हूँ, आप उसको रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं साथ साथ में। तो देखो यहाँ O से P तक का कोई रेखाखंड ले लिया अपन ने, सबसे पहला काम। फिर अपन ने देखो यहाँ P बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर और प्रकार को आधे से कम खोलकर एक चाप काटा। यहाँ से प्रकार की नोक P बिंदु पर रखकर पेंसिल को यहाँ रखकर आधे से, इस रेखा से आधे से कम का एक चाप काटेंगे यहाँ, इस तरह से अर्धचाप जिसको बोलते हैं। और अर्धचाप काटकर प्रकार को बिना हिलाए प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ, और पहला चाप यहाँ और दूसरा चाप इस पर वापस रखकर यहाँ आगे की तरफ काटेंगे। ये दो चापों का निर्माण करेंगे। कुछ नहीं किया है, सबसे पहले बिंदु P पर प्रकार की नोक रखी है और आधे से कम चाप को या आधे से कम प्रकार को खोला है और एक अर्धवर्त की रचना की है। और फिर यहाँ देखो अर्धवर्त का मतलब यहाँ चाप की रचना की है। फिर यहाँ जितना प्रकार खोला हुआ था उस प्रकार की नोक को यहाँ रखकर और एक चाप यहाँ और फिर यहाँ रखकर प्रकार की नोक दूसरा चाप आगे की तरफ काटा।
और फिर क्या किया, इस बिंदु से जो दो बिंदुएं कटी हैं उन पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर की तरफ अपने एक चाप ये और एक चाप इससे काट दिया ऐसे। अब जहां ये चाप कटता है उस रेखा को सीधा का सीधे नीचे तक बढ़ा दिया, जैसे यहां रेखा कट गई है, ठीक है। ये रेखा लमसम स्पर्श करती हुई आएगी और 90 डिग्री का एंगल निकालेगी। कितने डिग्री का निकालेगी, 90 डिग्री का एंगल निकालेगी। यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया, यहाँ 90 डिग्री का बन गया। और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी ये स्पर्श रेखा निकलेगी, ये वाली रेखा तभी स्पर्श रेखा निकलेगी, ए और बी जिसको नाम दे सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का वृत्त के निर्माण की, फिर बिंदु P पर प्रकार की नोक रखकर अर्धवर्त या अर्धचाप की रचना की, ठीक है। फिर पहले चाप से एक चाप काटा, फिर दूसरे वाले से एक चाप काटा, इन दोनों से मिलाकर एक चाप की रचना की जो कि 90 डिग्री पर स्पर्श रेखा का निर्माण हो गया। और एंगल कितना बन गया हमारे साथ में, एंगल बन गया, देखो यहाँ ओ पी बिंदु है तो ओ पी ए बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ओ पी बी के बराबर होगा, ओ पी बी के बराबर होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन रचना कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। रचना वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रचना साथ में करते करते जाना है हमें, जो काम इस डायग्राम में कर रहे हैं उसी को नीचे लिखेंगे तो वही अपनी रचना के रूप में आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, जिनके केंद्र के मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों वर्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है तथा दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि दो वर्त हैं, हमें एक 3 सेंटीमीटर का एक 4 सेंटीमीटर का, और दोनों के केंद्र के मध्य की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर का क्या लेना है, एक रेखाखंड लेना है। तो चलो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड ले लिया अपन ने, ये 8 सेंटीमीटर का अपन ने रेखाखंड ले लिया। यहाँ बिंदु ए नाम दे दिया, यहाँ बिंदु बी नाम दे दिया, ठीक है। बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करेंगे। तो प्रकार को हमें 4 सेंटीमीटर का खोलकर, प्रकार को 4 सेंटीमीटर का खोलकर एक वृत्त की क्या करनी है, रचना करनी है। तो जैसे मान लो यहाँ कुछ इस प्रकार से एक वृत्त की रचना हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये अपना 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया है, ठीक। अब यहाँ देखो ये 4 सेंटीमीटर का, तो इस तरफ कितने सेंटीमीटर का बोला है, 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से प्रकार को खोलकर कोई 3 सेंटीमीटर का, मान लो इस तरफ से कोई एक अदर वर्त है 3 सेंटीमीटर का, जिसकी अपन ने रचना कर ली है। ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर हमारे बीच में जगह रह गई यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको कवर करने के लिए मैं बिंदु ए पर 1 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर और यहाँ से एक वर्त की फिर से रचना कर रहा हूँ। ये 1 सेंटीमीटर का प्रकार खोले और यहाँ से मैं एक अदर वर्त की, इसी के अंदर एक अदर वर्त की रचना कर रहा हूँ। ये अपना एक अदर वर्त हो गया, ठीक है, जिसका केंद्र भी क्या है, ओ ही होगा, ठीक। थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये एक अलग वर्त हो गया, ये अपना 4 सेंटीमीटर वाला वर्त हो गया, 4 सेंटीमीटर वाला वर्त हो गया ये, और ये अपना 3 सेंटीमीटर का वर्त हो गया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का एक वर्त हो गया। अब देखो हम यहाँ से एक प्रकार खोलकर बिंदु ए से प्रकार खोलेंगे, आधे से ज्यादा का प्रकार खोलेंगे और एक ऊपर की तरफ चाप काटेंगे प्रकार से, और एक इसी बिंदु से नीचे की तरफ चाप काटेंगे। उसी प्रकार देखो यहाँ बी से उतना ही चाप खोलकर इस बी बिंदु से ऊपर की तरफ यहाँ चाप काटेंगे एक, और दूसरा भी नीचे की तरफ बी से नीचे की तरफ चाप काटेंगे। और जो बिंदु है ये, उसको क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के रूप में दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, जहाँ पर ये बिंदु कटे हैं या ये जो अपने चाप काटे हैं, उन दोनों चाप को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये एक स्पर्श रेखा का निर्माण हो गया, या इसका ये बोले तो कि अर्धक भी आ गया, इस रेखा का अर्धक भी आ गया ये, ठीक है। ये स्पर्श करती हुई रेखा एक, ठीक है। ये बिंदु मान लो कोई P बिंदु आ गया, नया बिंदु आ गया अपना P बिंदु। अब देखो यहां अपन ये बिंदु का क्या अर्धक रूप आ गया है। अब इस बिंदु से प्रकार को खोलेंगे A तक और एक अन्य वर्त की रचना करेंगे इस बिंदु से, यहां प्रकार की नोक रखकर, और इस वाले बिंदु पर
प्रकार का जो पेंसिल का जो सिरा है उसको रखकर एक ऐसे वर्त के निर्माण करेंगे जो वर्त अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का खोलूंगा प्रकार को, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। जो जो हमारा वर्त आएगा वो किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। दोनों को, जो दोनों बिंदु हैं उनको स्पर्श करता हुआ निकलेगा। ये दोनों बिंदुओं को क्या निकलेगा, स्पर्श करता हुआ निकलेगा ऐसे। ये एक अदर जो वर्त है उसकी रचना हो गई है हमारी। देखो ये सब जितना भी हम काम कर रहे हैं वो रचना में आना चाहिए। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं, उसके बाद में हम बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर एक वर्त का निर्माण करते हैं बिंदु ए से, और उतना जैसे 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर बिंदु बी से एक अदर वर्त की रचना करते हैं, और फिर 1 सेंटीमीटर जो यहाँ पर अपना बचा हुआ भाग है उसको कवर करने के लिए हम बिंदु ए से एक अदर वर्त अंदर की तरफ ही बिंदु ए पॉइंट लेकर, ए केंद्रक लेकर और एक अन्य वर्त 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का निर्माण करते हैं। फिर बिंदु ए से प्रकार को आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर की तरफ चाप, और बिंदु ए से ही नीचे की तरफ चाप काटते हैं, और फिर बिंदु बी से सेम चाप ऊपर की तरफ और सेम चाप नीचे की तरफ काटते हैं। जहां दोनों चाप कटते हैं आपस में वहां एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। यहां तक का काम हो गया। अब देखो यहां हमें देखो बिंदु, जो ए बिंदु से जो छोटा वाला अपन ने वर्त बनाया था उसको, जो छोटा वाला वर्त बना था उसको, और बिंदु बी को स्पर्श रेखा के रूप में, जहां ये बिंदु कटता है यहाँ स्पर्श रेखा के रूप में एक रेखा का निर्माण करेंगे, जो कि बी बिंदु पर क्या करेगा, यहाँ जो वैल्यू है, जो त्रिज्या है बी की, जो त्रिज्या है वो 90 डिग्री के एंगल पर बनाएगा। ये एक इस तरह से बना लेंगे एंगल कि ये जो जहां पर भी ये बिंदु कट होता है आपस में, वहां से एक स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे, जो स्पर्श रेखा कहां मिलेगी, बी पर, और बी से हमें एक 90 डिग्री का जो अन्य जो स्पर्श रेखा, हम दो स्पर्श रेखा बनाना चाह रहे हैं जहां भी ये बिंदु कट रहे हैं, या जैसे मान लो यहां पर अपने बी बिंदु को ले लिया 90 डिग्री के एंगल पर, जहां स्पर्श रेखा स्पर्श करेगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल पर करेगी। तो यहां से देखो इन दोनों के, जहां ये कट रहा है यहां से 2 स्पर्श रेखाओं का निर्माण कर देंगे। ये एक स्पर्श रेखा हो गई ये, और वो की वो सेम 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहां हो जाएगी जो कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के वर्त को क्या करेगी, स्पर्श करती हुई निकलेगी। ठीक है, यहां देखो क्या करेंगे, बिंदु जहां पर ये कट हो रहा है यहाँ पे अपन ने ये क्या लिया है, एक अपने यहाँ एक स्पर्श रेखा ली है बिंदु बी से। अब यहाँ कोई नया बिंदु नाम दे दो, मान लो क्यू नाम दे दिया अपन ने। अब क्यू से बी तक जो स्पर्श रेखा गई है उस पर हम करेंगे निर्माण 90 डिग्री के एंगल का, ताकि अपन स्पर्श रेखा ले सके। तो यहाँ से 90 डिग्री के एंगल के निर्माण करेंगे तो ये लमसम यहाँ कटेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और उसी प्रकार इस क्यू से गुजरती हुई, इस रेखा से क्यू से गुजरती हुई एक अन्य 90 डिग्री की रेखा का निर्माण करेंगे। प्रकार की सहायता से आप चाप काट कर भी कर सकते हैं, और जहाँ ये कट हो रहा है वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। अब ये जो एंगल है ये क्या है, ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है। ये क्या है, ये बड़े वाले वर्त की, ये T1 हो गई और ये T2। ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है और ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये जहाँ पर कट हो रही है इन दोनों जगह से एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर देंगे। ये यहाँ स्पर्श कर रही है तो यहाँ, और ये यहाँ स्पर्श कर रही है तो यहाँ, ये एक स्पर्श रेखा हो गई। ऐसा का ऐसा काम करेंगे हम नीचे की तरफ। ठीक है, ये अपना वर्त है, यहाँ नीचे की तरफ ये का ये काम करेंगे, जहाँ ये रेखा कटेगी वहाँ से एक स्पर्श रेखा, और जहाँ ये दूसरी रेखा ये कटेगी वहाँ पर दूसरी रेखा का या इसी रेखा का स्पर्श रेखा, ये क्या हो जाएगा, स्पर्श करती हुई निकलनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसकी रेखा की रचना कर सकते हैं। तो 2 वर्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर अपन ने ले लिया, 4 सेंटीमीटर का वर्त ले लिया, फिर इससे निकलने वाली जो स्पर्श रेखाएं थी उनका अपन ने निर्माण कर दिया T1 T2 और ये T3 और T4। ठीक है, इस प्रकार आप इसकी रचना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नया चैप्टर आ गया, रचना का चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उनमें सब में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस बताएं, 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हैं उतने क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन चलेंगे अपने। और साथ साथ में देखो रचना के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये पिछला जो भी क्वेश्चन था अपना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ के करना है। ठीक है, अगर उसमें अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट जाती है तो आप रिव्यू करके पीछे करके और आप उसको दोबारा से देख सकते हैं या अपना स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख सकते हैं। यहाँ देखो 49 में क्या है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक वर्त का निर्माण करेंगे। मान लो एक वर्त है, उसके चतुर्थांश ये हो गया अपना केंद्र बिंदु O और इसका चतुर्थांश आएगा कुछ इस तरह से। वर्त का 1/4 भाग,
चतुर्थांश का रूप आ गया। और चतुर्थांश हमेशा 90 डिग्री पर ही कटेगा, क्योंकि टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। अंदर का जो टोटल एंगल होता है केंद्र से वो 360 डिग्री का होता है। और चतुर्थांश की बात करेंगे तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दिया तो कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो एक एंगल आपका आएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये ए और बी अपने पास में चतुर्थांश आ गया ओ ए बी के रूप में, ठीक है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और इसका मान कितना है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है, तो हमें मान किसका चाहिए, आर का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वो फॉर्मूले के लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन आर निकालेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई का भाग लगा दूँ 22 के नीचे, 2 और पाई। अब यहाँ पाई का मान रख दूँ, कितना होगा 22 बट्टे 2 इंटू पाई का मान रखा 22 बट्टे 7। बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या आती है तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आर बराबर वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 7 बट्टे 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू 7 बट्टे 2 आ गई अपनी। आर बराबर कितना आया, 7 बट्टे 2 आ गया। अब यहाँ देखो अपन क्या लेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल लेंगे। तो वर्त का चतुर्थांश बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दें इसमें। तो देखो थीटा कितना लिया था, थीटा अपन ने लिया था 90 डिग्री, निकाला था अभी, ये रहा समकोण त्रिभुज। तो 90 बट्टे 360 इंटू पाई का मान 22 बट्टे 7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू देखो 7 बट्टा 2 है, तो 2 बार लिखेंगे, 7 बट्टा 2 इंटू 7 बट्टा 2। 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 11 बार कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 1, 9 चौक 36। कंप्लीट वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है यहाँ। देखो सबसे पहले मैंने 7 को 7 से किया, 2 से 22 को किया 11 बार, और फिर 0 से 0 कैंसिल किया, फिर 9 को 36 को कितने बार किया, 4 बार, 9 चौक 36 के रूप में। अब यहाँ देखो 11 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 7 से, बटे नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 4 से किया तो 8, 11 को 7 से किया 77 बटे 8, भाग दे दूंगा। तो 8 9 72, 9 पॉइंट कितना बच गया, 2 5, तो 8 से 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, तो 9.262 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई में होती है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और जो लंबाई होती है वो कितनी होगी, परिधि किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है, और क्षेत्रफल वर्ग में, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इकाई का भी यहाँ रखते हुए चलेंगे साथ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, इस जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, फिर बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या, ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। ये वाला तो क्या है, एक वर्तखंड या वर्त का चतुर्थांश, वर्तखंड हो गया ये, तो ऊपर वाला तो ये टोटल है अपना चतुर्थांश, ठीक है। और ये वाला क्या है, ऊपर वाला देखो, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर, इस रेखा को व्यास मानकर एक अर्धवर्त, ये वाला क्या है, अर्धवर्त है अपना, अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवर्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, हमें देखना है ये वाला भाग, जो छायांकित भाग किया हुआ है ये वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको, आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ देखो अपने पास ये एंगल दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, और इसकी त्रिज्या कैपिटल, जो बड़ा वर्त है उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले देखना क्या है, हमें सबसे पहले इस वर्त की त्रिज्या निकालेंगे, इस अर्धवर्त की त्रिज्या निकालेंगे, ये वाली। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर लेंगे। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, या समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहाँ देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया, तो आधार कितना अपना 14, लंब कितना है 14 सेंटीमीटर, तो कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण कितना है, कर्ण है अपना BC, तो BC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, वही 14 का स्क्वायर प्लस लंब भी 14 का स्क्वायर, दोनों का BC का स्क्वायर बराबर 196 प्लस इसका भी वर्ग कितना 196 हो गया।
और यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या चला जाएगा, BC बराबर 196 प्लस 196 का क्या आ गया, रूट आ गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, BC को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 है तो 2 तो अंदर रह जाएगा, और ये रूट किसका आ रहा है, 14 का रूट आ रहा है, तो 14 रूट क्या आ गया, 2 आ गया सेंटीमीटर। ये BC आ गया, टोटल व्यास आया है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो BC बराबर, या BC/2 कर दूं त्रिज्या के लिए, बटा 2 करूंगा व्यास का आधा करूंगा। तो देखो R स्मॉल r ले लूँ इसको, क्योंकि इसको मैं कैपिटल R ले रहा हूँ, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल R ले रहा हूँ। कैपिटल R बराबर अपना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाला जो वर्त था जिसका ये चतुर्थांश था, इसकी त्रिज्या मैंने R ले ली थी यहाँ, कैपिटल R। तो इसको क्या ले लूँगा, स्मॉल r ले लूँगा मैं यहाँ। स्मॉल r बराबर 14 रूट 2 बट्टे 2 कर दूंगा, तो 7 रूट 2 आ गया इसका मान। स्मॉल त्रिज्या आ गई अपनी 7 रूट 2। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो छायांकित भाग के लिए फॉर्मूला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले वर्त के, देखो क्या आएगा यहाँ, ये एक अर्धवर्त है ऊपर वाला, कंप्लीट अर्धवर्त में से मैं एक वर्त के चतुर्थांश को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, या वर्तखंड को घटा दूंगा। ठीक है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो वर्तखंड के क्षेत्रफल के लिए, अर्धवर्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूले चाहिए, क्या लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लेगा। देखो छायांकित भाग देख रहे हैं अपन, तो छायांकित भाग ये है, और यहां तक का क्या है, देखो यहां अच्छे से देखना, ये वाला पोर्शन क्या है, ये अर्धवर्त का व्यास है। ठीक है, अगर मैं इस अर्धवर्त के व्यास से ये वाला वर्तखंड घटा दूं, वर्तखंड घटा दूं, ये वाला घटा दूं पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन घटा दूं, तो ऊपर वाला छायांकित बच जाएगा मेरे पास में। अर्धवर्त में से मैं, इस अर्धवर्त में से मैं, टोटल अर्धवर्त इतना था हमारे पास में। ठीक है, तो छायांकित भाग निकालने के लिए ये वाला जो वर्तखंड है, बीच वाला मान, जो m वाला मान हम ले रहे हैं, ये वाला अगर मैं अर्धवर्त में से घटा दूं, तो मेरे पास ये छायांकित भाग बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो वही क्या है, अर्धवर्त में से मैं वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा रहा हूँ यहाँ। तो देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया πr²/2। πr² होता है वर्त का क्षेत्रफल, और अर्धवर्त के लिए बटा 2 लगा दिया मैंने यहाँ। फिर देखो माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो वर्तखंड के साथ में लेंगे, θ/360 πr² माइनस 1/2 r², कैपिटल R² साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है अपन को, ये रहा थीटा अपना। ठीक है, इसमें सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब यहाँ देखो वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू तो वही 22/7 इंटू आर, स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू 7 रूट 2 इंटू R² है तो 2 बार लिखूंगा 7 रूट 2, बट्टे में कितना है 2 है तो 2 लगा दिया, माइनस थीटा कितना है 90 डिग्री लिया अपन ने, ये रहा, बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू कैपिटल R अपना 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, फिर माइनस 1/2 इंटू R² कैपिटल 14 इंटू 14, और फिर इंटू में साइन 90 डिग्री, साइन थीटा का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, फिर देखो वैल्यू कितनी बच गई, 2 से देखो रूट 2 को रूट 2 से किया तो 2 मान आएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन नीचे बच गया 2, फिर माइनस 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 9 1 कम 9 और 9 चौक 36, 4 बार कैंसिल हो गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो 7 1 कम 7, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 4 से कैंसिल करूँगा ये 2 बार, और ये 2 1 कम 2 बार, फिर 2 से इसको किया तो ये 11 बार, 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे 14 से, तो 11 इंटू हो गया 14, नीचे कुछ नहीं बचा, माइनस इसको काटा तो ये 7 बार, तो यहाँ बच गया 14 इंटू 7, साइन 90 का मान 1 हो गया। बस वैल्यू इतनी थी बची हमारे पास में। आगे का पोर्शन देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला भी, तो 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154, माइनस 11 को 14 से किया तो ये भी 154, माइनस 14 7 98, ये पोर्शन आ गया अपना। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 154
माइनस, ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा, इसको भी माइनस कर देगा, और जो माइनस है उसको क्या कर देगा ये प्लस का 98, माइनस 100 माइनस के 154 सॉरी, और प्लस के 154 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास में 98। तो छायांकित भाग का जो मान है वो कितना आया अपना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है बोर्ड में, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।